में हम लोग आज बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित वैसे प्रश्नों को पढ़ेंगे जो बीपीएससी के द्वारा पूर्व में परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, और साथ में आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे और पूरे इसको एक्सप्लेन करके पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और ये वीडियो आप किसी भी लेवल के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, चाहे आप माध्यमिक से शिक्षक अभ्यर्थी हैं, चाहे आप प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, तो आपके लिए क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाला, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए निश्चित रूप से मिलेगा। और ये वीडियो खास करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के वैसे प्रश्नों को हम कवर करेंगे जो बीपीएससी के द्वारा पूर्व एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ज्यादा समय नहीं बिता रहे हैं दोस्तों, हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने के पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं अंत तक। तो ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? एक गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन ए में अरुंधति रॉय, रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी में विक्रम सेठ, ऑप्शन डी है टोनी मॉरिसन। एक गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के जो लेखक हैं, ध्यान रखिएगा, रस्किन बॉन्ड है। रस्किन बॉन्ड ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या याद रखिएगा? रस्किन बॉन्ड एक गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक है। रास्कल्स देखिए, यहाँ से भी आप लोग याद रख सकते हैं, ये जो रास्कल्स है, इस रास्कल से ही बनेगा रस्किन। रास्कल से क्या बनेगा? रस्किन। इस तरह से भी शॉर्टकट में याद रख सकते हैं। एक गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 80। सवाल है, खुदरा फर्नीचर की विशाल कंपनी आइकिया का भारत में पहला शोरूम 2018 में किस शहर में खोला गया? वैसे ये 2018, 19, 20 का ये करंट अफेयर्स है, तो वैसे सवाल आया है तो ध्यान रख लीजिएगा। खुदरा फर्नीचर की विशाल कंपनी आइकिया का भारत में पहला शोरूम 2018 में हैदराबाद में खोला गया, तो हैदराबाद ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ये खेल संपन्न भी हो चुका और ये भारत ने कुल मिला के 1, 2 का 4 मेडल जीता। 1, 2 का 4 आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। भारत ने टोटल जो मेडल जीता 1, 2 का 4 और टोटल कितना? 7 मेडल। 1 गोल्ड मेडल, 2 रजत पदक, यानी 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक। भारत ने कुल कितने पदक जीते? 7 पदक जीते, और भारत जो रहा 48वें स्थान पे रहा, ये भी ध्यान रखिएगा। 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, और ये कौन सा ग्रीष्मकालीन क्रम का भी याद रख लीजिएगा, 32वें क्रम का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन टोक्यो में किया गया। टोक्यो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके साथ में याद रख लीजिएगा, 33वें नंबर के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा वो होगा 2024 में, और ये कहाँ पर होगा? तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। यानी 33वें क्रम का ओलंपिक कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? फ्रांस की राजधानी पेरिस। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 82 में है, यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसके कितने साल पूरा होने का जश्न मनाया? तो ध्यान रखिएगा, ये 150 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया। 150 जो ऑप्शन नंबर बी में है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में 150 वर्ष पूरे किए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 83 है, हाल ही में भारत की संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के विनिर्णय को समर्थन दिया, जिसने 3 तलाक के बिद्दत को असंवैधानिक बना दिया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2017 का। भारत की संसद ने 3 तलाक पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 2017 के विनिर्णय को समर्थन दिया, जिसमें 3 तलाक के बिहद को असंवैधानिक बना दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में है, ब्रिक्स यानी कि ब्रिक्स ब्राजील, रूस, इंडिया, कनाडा और साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन 2019 का कहां पर आयोजित किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा 2019 में, ये ब्राजील में हुआ था। कहां पर हुआ था? ब्राजील में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
देखिए 2019 में कहाँ पर हुआ, तो ब्राजील में। तो 20 में कहाँ पर हुआ, रूस में। फिर 21 में कहाँ पर हुआ, इंडिया में। और फिर 22 में कहाँ पर होगा, तो कनाडा, कनाडा नहीं, ये चीन होगा दोस्तों, सी फॉर चीन हो जाएगा, याद रखिएगा। और फिर ये एस फॉर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल है 85 नंबर। मुकुंद पद्मनाभन के बाद समाचार पत्र द हिंदू के संपादक कौन थे? याद रखिएगा, मुकुंद पद्मनाभन के बाद समाचार पत्र द हिंदू के संपादक कौन थे? इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सुरेश नामवंत। याद रखिएगा, सुरेश नामवंत, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अगर हम लोग बात कर ले, द हिंदू समाचार पत्र की शुरुआत 1878 में हुआ था। द हिंदू समाचार पत्र की शुरुआत 1878 में हुआ था। और द हिंदू समाचार पत्र की शुरुआत साप्ताहिक रूप से किया गया था और 1889 ईस्वी में इसको नियमित कर दिया गया था, 1889 में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अगर आधुनिक बिहार का निर्माता का सवाल आया है तो याद रखिएगा, आधुनिक बिहार के जो निर्माता कहे जाते हैं वो सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में एक दो सवाल और जान लीजिए। सच्चिदानंद सिन्हा, भारतीय संविधान सभा का जब निर्माण किया जा रहा था तो उस निर्माण के लिए पहली बार जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 के इस बैठक में वो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो इस तरह से याद रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के निर्माण के लिए वो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तब संविधान सभा के निर्माण के लिए पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसी दिन संविधान सभा के निर्माण के लिए वो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का दो पत्रिका जरूर याद रखिएगा। एक पत्रिका है पीपुल्स, इंडियन पीपुल्स। एक पत्रिका कौन सी है? इंडियन पीपुल्स। और दूसरा है हिंदुस्तान रिव्यू। ये दोनों पत्रिका का प्रकाशन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा करवाया गया था। कौन कौन पत्रिका था? एक इंडियन पीपुल्स और दूसरा है हिंदुस्तान रिव्यू। अगला सवाल है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, ये कब किया गया था? तो 1929 में किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ऑप्शन नंबर ए में, ए इज द करेक्ट आंसर। स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में एक सवाल और जान लीजिए। इसी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय स्तर पर, यानी अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को किया था। 1936 को लखनऊ के अंदर। कहाँ पर किया था? 11 अप्रैल 1936 को। अगर बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, और इसी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में किया था। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो ध्यान रखिएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री पटना में 1632 में स्थापित किया था। 1632 ऑप्शन नंबर बी में दिखाई पड़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम लोग बात करें डच भारत में कब आए थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा, 1602 ईस्वी में डच भारत में आए थे व्यापार करने के उद्देश्य से। और इस तरह से डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी, ध्यान रखिएगा, डचों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी पटना में कब खोला था? 1632 ईस्वी में। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? बिहार में स्वराज दल का गठन डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने किया था। और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ऑप्शन नंबर ए में दिखाई पड़ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने ही बिहार में स्वराज दल का गठन किया था।
वैसे अगर स्वराज दल की बात किया जाए तो स्वराज दल का गठन 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। ये इलाहाबाद में किया गया था अखिल भारतीय स्तर पर, लेकिन ये बिहार में जो स्वराज दल का गठन किया था वो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में किया गया था। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 90 में है, अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः, ध्यान रखिएगा, ये प्रियदर्शी के नाम से जाना जाते थे, प्रियदर्शी। इसी को हम लोग बोलते हैं देव नाम प्रियदर्शी, देव नाम प्रियदर्शी के नाम से ये जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर बी में है प्रियदर्शी, इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बात करें अशोक के शिलालेख, तो सबसे पहले जान लीजिए अशोक को जो शिलालेख की प्रेरणा मिली थी वो ईरान के शासक डेरियस से मिली थी। याद रखिएगा, अशोक को अभिलेख की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो ईरान के डेरियस से। और अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ने में जो सफलता मिली थी वो 1837 में जेम्स प्रिसेप नामक व्यक्ति ने पढ़ा था। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था 1837 में जेम्स प्रिसेप नामक व्यक्तियों के द्वारा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 91, 91 नंबर सवाल में है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए सुश्रुत जाने जाते हैं। सुश्रुत, देखिए सुश्रुत ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? यानी प्राचीन भारत की कौन सी जो लिपि थी जो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती? तो ध्यान रखिएगा, खरोष्ठी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। खरोष्ठी लिपि ऑप्शन नंबर सी में दिखाई पड़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 93 में है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? नेक्स्ट सवाल है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए कौन सा बंदरगाह का उपयोग किया जाता था? तो ध्यान रखिएगा, ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति जो ऑप्शन नंबर बी में है, ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह को गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 94 में है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदुओं पर रखी थी? यानी किसके शासनकाल को मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो ये जहांगीर का शासनकाल। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वैसे अगर हम लोग बात करें, मुगल काल में चित्रकला की शुरुआत हुमायूं के शासनकाल से ही हुआ था। मुगल काल में चित्रकला की शुरुआत हुमायूं के ही शासनकाल से हुआ था, और हुमायूं के बाद अकबर ने भी चित्रकला में काम करवाया था, और अकबर ने मुगल काल के अंदर चित्रकला के लिए एक अलग विभाग की स्थापना करवाया था। और इसके बाद सबसे अधिक अगर कोई चित्रकला में काम किया था तो वो जहांगीर ने काम किया था। इसीलिए जहांगीर के शासनकाल को मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 95 में, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी। तो देखिए, सैनिकों की सुगमता हेतु ऑप्शन नंबर बी में दिखाई पड़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का गठन किया था शिवाजी ने। तो शिवाजी ऑप्शन नंबर डी में दिखाई पड़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अष्टप्रधान के साथ साथ में आप लोग याद रखिएगा अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज किनके शासन काल में थे? तो याद रखिएगा कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज रहा करते थे। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे, और अष्टप्रधान किनके दरबार में थे? तो शिवाजी के दरबार में थे। इसके अलावा दो याद रखिएगा, और नवरत्न की बात करें तो दोस्तों, तो सबसे पहली बार जो नवरत्न था, भारतीय इतिहास में पहली बार
नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में था, याद रखिएगा। वहीं पर अगर मुगल काल में पूछा जाए कि नवरत्न किसके दरबार में थे, तो अकबर के दरबार में। तो इस तरह से ये चारों सवाल को अलग अलग रूप में है, अब जरूर याद रखिएगा। अष्टप्रधान शिवाजी, अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय, नवरत्न पहली बार, तो नवरत्न पहली बार तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, और मुगल काल में नवरत्न पूछे तो अकबर। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने आज कुछ वैसे प्रश्नों को डिस्कस किए हैं, ये बीपीएससी के 65वीं बीपीएससी के अंदर सवाल पूछे गए थे, और इन सवालों के साथ में हम आप लोगों के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएं। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर फायदेमंद साबित होगा। तो इस तरह के छोटे छोटे वीडियो हम आप लोगों के लिए बराबर यूट्यूब पर लेकर आएंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस पर लगातार बने रहिएगा। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।